मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। दोस्तों, अब तक मैं माँ उपन्यास के भाग 6 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। माला के दानों की तरह दिन बीतते गए। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए। हर शनिवार को पावेल के मित्र उसके घर पर जमा होते और उनकी हर बैठक उस लंबी सीढ़ी पर आगे की दिशा में एक और कदम होती थी, जिसके सहारे वे लोग धीरे धीरे किसी सुदूर लक्ष्य की ओर चढ़ते चले जा रहे थे। नए लोग पुरानों में आकर मिलते गए। ब्लासो परिवार के घर का वह छोटा सा कमरा खचाखच भरा रहने लगा। नताशा जब भी आती, हमेशा थकी हुई और सर्दी से अकड़ी हुई, पर हमेशा प्रसन्नचित्त। पावेल की माँ ने उसके लिए एक जोड़ा ऊनी मोजे बुन दिए और अपने हाथ से उस लड़की के छोटे छोटे पैरों पर उन्हें पहना दिया। नताशा हंसती, पर सहसा चुप और विचार मग्न हो गई। मेरी एक आया थी जो बहुत ही नेक थी। उसने स्नेह से कहा, पेलागेया निलोना, कैसी अजीब बात है कि मेहनत कश लोग अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां और इतना अन्याय सहते हैं, और फिर भी वे उन दूसरे लोगों से ज़्यादा नेक होते हैं। उसने उससे बहुत दूर रहने वाले लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा, कैसी हो तुम भी? पेलागेया निलोमा ने कहा, अपने माता पिता और घर बार सभी कुछ छोड़ दिया। वह एक आह भरकर चुप हो गई। वह अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ थी, पर नताशा की सूरत देखते ही उसने फिर किसी ऐसे चीज के लिए कृतज्ञता की भावना का अनुभव किया जिसकी वह व्याख्या नहीं कर सकती थी। माँ उस लड़की के सामने जमीन पर बैठी थी और वह लड़की आगे को सिर झुकाए कुछ सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। सभी कुछ छोड़ दिया, उसने माँ के शब्द दोहराए। यह कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पिता बड़े बुरे स्वभाव के आदमी हैं और वही हाल मेरे भाई का है, और साथ ही वह शराबी भी है। मेरी बड़ी बहन बहुत दुखी है। उसने अपने से कहीं ज्यादा उम्र के आदमी से ब्याह किया था, जो अमीर तो बहुत था पर बड़ा लालची था। मुझे अपनी माँ के लिए दुख होता है। तुम्हारी तरह वह भी बहुत सी सीधी सादी है, बिल्कुल चूहिया जैसी छोटी, भागती भी चूहिया की तरह ही तेज है, और हर आदमी से डरती भी उसी तरह है। कभी कभी उनसे मिलने को मेरा जी चाहता है। ओह, बेहद जी चाहता है। हाय बेचारी, माँ ने उदास होकर अपना सिर झुकाते हुए कहा। लड़की ने पीछे की ओर सिर झटका और अपना हाथ इस प्रकार फैला लिया मानो किसी चीज को धक्का देकर दूर कर रही हो। ओह नहीं, कभी कभी तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश होती हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी नीली आंखें चमकने लगीं। उसने अपने दोनों हाथ माँ के कंधों पर रख दिए। काश तुम जानती होती, काश तुम समझ सकती कि हम लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उसने बहुत धीमे से और प्रभावशाली ढंग से कहा। ईर्ष्या जैसी एक भावना पेलागेया के हृदय में एक क्षण के लिए उठी। अब मैं इन बातों के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अनपढ़ हूँ, उसने जमीन पर से उठते हुए बड़ी हसरत से कहा। पावेल अब और ज्यादा मौकों पर बोलने लगा था। वह अब ज्यादा देर तक और ज्यादा जोश के साथ बोलता था। वह प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। उसकी माँ को ऐसा लगता था कि जब वह नताशा की ओर देखता और उससे बात करता तो उसकी आंखों में एक कोमलता और आवाज में एक नरमी पैदा हो जाती थी।
और उसके बात करने के ढंग में भी अक्खड़पन कम हो जाता था। भगवान करे कि ऐसा हो जाए, वह कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। जब कभी उनकी इन बैठकों में बहुत गर्मागर्म और तूफानी बहस छिड़ जाती तो उक्रेनी उठता और गिरजे के घंटे की लटकन की तरह आगे पीछे डोलते हुए थोड़े से सीधे साधे अच्छे शब्द कहता। शीघ्र ही सब लोग शांत हो जाते और सारी गर्मागर्मी खत्म हो जाती। उदास मुद्रा वाला वेसोचकेव हमेशा दूसरों को कुछ कहने के लिए उकसाता रहता था। वह और लाल बालों वाला, जिसे सब लोग समोइलो कहते थे, यही दोनों हर बहस को शुरू करते थे। सन जैसे बालों वाला इवान बुकिन, जो ऐसा मालूम होता था कि सब्जी के पानी में नहला दिया गया हो, हमेशा उसका समर्थन करता था। चिकना सुथरा याको सोमो बहुत कम बोलता था, मगर जो कुछ भी वह कहता बड़े विश्वास के साथ। वह और चौड़े माथे वाला फ्योदोर माजिन हमेशा पावेल और उक्रेनी का पक्ष लेते थे। कभी कभी निकोलोई इवानोविच नाम का एक व्यक्ति नताशा का स्थान ले लेता था। वह चश्मा लगाता था और उसके छोटी सी भूरी दाढ़ी थी। वह किसी सुदूर प्रांत में पैदा हुआ था, जिसके कारण बोलते समय वह ओ पर खास जोर देता था। वह बिल्कुल ही परदेसी था। वह साधारण से साधारण चीजों के बारे में, लोगों के प्रतिदिन के जीवन के संबंध रखने वाली सभी समस्याओं के बारे में, पारिवारिक जीवन की, बच्चों की, व्यापार की, पुलिस की और रोटी तथा गोश्त की कीमतों की बातें करता था। इन बातों के दौरान वह हर झूठी बेतुकी चीज की कलई खोलता, हर उस चीज का पर्दाफाश करता जो मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद पर जनता के लिए हानिकारक थी। माँ को लगता कि वह कहीं बहुत दूर से किसी दूसरी दुनिया से आया है, जहाँ हर आदमी आराम और ईमानदारी का जीवन बिताता है। यहाँ की हर चीज उसके लिए अजीब थी और वह न तो इस जीवन का आदी हो सकता है और न इसे स्वीकार ही कर सकता था। वह इस जीवन से घृणा करता था और इस घृणा के कारण उसके हृदय में इस जीवन को अपने ढंग से बदलने की एक खामोश पर दृढ़ इच्छा जागृत हुई थी। उसका चेहरा पीला और मुरझाया सा था और उसकी आंखों के नीचे हल्की हल्की झुर्रियां पड़ी हुई थीं। उसका स्वर कोमल था और उसके हाथ हमेशा गर्म रहते थे। जब भी वह पेलागेया से हाथ मिलाता, वह उसके पूरे हाथ को कसकर दबा लेता और माँ को इससे बड़ा सुख मिलता। इन बैठकों में शहर से दूसरे लोग भी आने लगे। सबसे ज्यादा तो एक लंबी सी दुबली लड़की आती थी, पीले चेहरों पर बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसका नाम सासा था। उसकी चाल और हाव भाव में कुछ कुछ मर्दानापन था। वह हमेशा अपनी घनी काली भौं को एक दूसरे के निकट लाकर देखती थी, मानो खफा हो, और बोलते समय उसकी सीधी नाक के पतले नथुने फड़कते रहते थे। उसी ने पहली बार तेज ऊंची आवाज में घोषणा की थी, हम समाजवादी हैं। जब माँ ने यह शब्द सुने तो वह भय से आतंकित होकर चुपचाप उस लड़की को घूरती रही। पेलागेया ने सुना था कि समाजवादियों ने जार को मार डाला था। यह उसकी युवावस्था के दिनों की बात थी। उन दिनों यह अफवाह थी कि बड़े बड़े जागीरदारों ने जार से इस बात का बदला लेने के लिए कि उसने उनके भूदासों को आज़ाद कर दिया था, यह सौगंध खाई थी कि जब तक वे उसे मार नहीं डालेंगे तब तक अपने बाल नहीं कटवाएंगे। इसीलिए उन्हें समाजवादी कहते थे। मगर अब पेलागेया की समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा और उसके साथी अपने आप को समाजवादी क्यों कहते हैं। जब सब लोग घर चले गए तो उसने पावेल के पास जाकर उससे पूछा, पावेल, क्या तुम समाजवादी हो? हाँ, उसने हमेशा की तरह माँ के सामने दृढ़तापूर्वक तनकर खड़े होकर उत्तर दिया। क्यों, क्या बात है? उसकी माँ ने एक गहरी आह भरी और आंखें झुका ली।
सच कहते हो पावेल, लेकिन वे लोग तो जार के खिलाफ हैं। एक जार को तो उन्होंने मार ही डाला। पावेल हाथ से अपना गाल रगड़ता हुआ कमरे के दूसरी तरफ चला गया। हम लोगों को इस तरह से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। इसके बाद वह बड़ी देर तक बहुत गंभीर और शांत भाव से बातें करता रहा। उसके चेहरे को देखकर मां ने सोचा, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, वह गलत काम कर ही नहीं सकता। इसके बाद वह भयानक शब्द बार बार दोहराया गया, यहां तक कि उसका तीखापन खत्म हो गया और मां के कान उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों दूसरे विचित्र शब्दों की तरह इस शब्द के भी आदी हो गए। पर सासा उसे अच्छी नहीं लगती थी और उसके सामने उसे कुछ बेचैनी और घबराहट सी होती थी। एक दिन उसने अरुचि से अपने होठ सिकोड़कर उक्रेनी से सासा के बारे में बात की। वह बहुत कठोर है, सब पर हुक्म चलाती रहती है, यह करो वह करो। उक्रेनी ठहाका मारकर हंस पड़ा। अम्मा, तुमने लाख टके की बात कह दी। पावेल, कहो क्या कहते हो? फिर मां की तरफ आंख मारकर उसने कहा, ये हैं बड़े घराने के लोग। और उसकी आंखें चमक उठी। वो बहुत अच्छी लड़की है, पावेल ने रुखाई से कहा। सो तो है, उक्रेनी ने उसकी बात की पुष्टि करते हुए कहा, मगर वह यह नहीं समझती कि उसे क्या करना है, जबकि हम लोग यह जानते हैं और कर भी सकते हैं। इसके बाद वे दोनों किसी ऐसी बात के बारे में बहस करने लगे जो मां की समझ से बाहर की बात थी। मां ने देखा कि सासा सबसे ज्यादा सख्ती पावेल के साथ बरतती थी। कभी कभी तो वह उसे फटकार भी देती थी। ऐसे मौकों पर पावेल कुछ भी न कहता, वह केवल हंस देता और उस लड़की के चेहरे को वैसी ही कोमल दृष्टि से देखता जैसे वह कभी नताशा को देखा करता था। मां को यह अच्छा न लगता। कभी कभी उन लोगों पर सहसा उल्लास का ऐसा उन्माद छा जाता कि पेला गया नीलोवना आश्चर्यचकित रह जाती। बहुधा ऐसा उन रातों को होता था जब वे अखबारों में विदेशों के मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ते थे। उस समय उनकी आंखें चमकने लगती और वे एक विचित्र ढंग से बच्चों की तरह हर्षोन्मत्त हो जाते। वे खुलकर उल्लासपूर्ण हंसी हंसते और बड़े प्यार से एक दूसरे के कंधे थपथपाते। हमारे जर्मन साथी जिंदाबाद, कोई ऐसे चिल्लाता मानो हर्ष के नशे में चूर हो। इटली के मजदूर जिंदाबाद, किसी दूसरे अवसर पर वे नारा लगाते। ऐसा मालूम होता कि सुदूर देशों में रहने वाले मजदूरों को, जो उन्हें जानते भी नहीं थे और उनकी बोली भी नहीं समझ सकते थे, इस हर्ष ध्वनि से संबोधित करते समय उन्हें इस बात का विश्वास हो कि ये अज्ञात लोग उनकी आवाज सुन रहे हैं और उनके उल्लास को समझ रहे हैं। क्या यह अच्छा न होगा कि हम उन्हें खत लिखें? उक्रेनी ने कहा। उसकी आंखों में एक मंद ज्योति चमक उठी, ताकि उन्हें यह मालूम हो जाए कि यहाँ रूस में भी उनके दोस्त रहते हैं, उन्हीं के विचारों को मानते और उनका प्रचार करते हैं, जो उसी उद्देश्य के लिए जीते हैं और उन्हीं सफलताओं पर खुशियां मनाते हैं। फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और स्वीडन वासियों के बारे में वे अपने दोस्तों की तरह बातें करते, ऐसे लोगों के बारे में जो उनके हृदय के निकट थे, जिनका वे सम्मान करते थे और जिनके सुख दुख में वे साझेदार थे। उनकी बातें करते समय उनके चेहरे खिल उठते। इस छोटे से घुटे हुए कमरे में सारी दुनिया के मजदूरों के साथ आत्मिक रूप से एकबद्ध होने की भावना जागृत हुई। यह भावना सबके हृदय में थी, मां के हृदय में भी, और यद्यपि वह इसका अर्थ नहीं समझ सकती थी, फिर भी यह उसे शक्ति प्रदान करती थी। इसमें कितनी उमंग, कितना मादक उल्लास और कितनी आशा भरी हुई थी। जरा सोचो तो, एक बार उसने उक्रेनी से कहा, सभी लोग तुम्हारे साथी हैं, यहूदी भी, आर्मीनियाई भी और ऑस्ट्रियाई भी। उन सबके सुख दुख में साथ हो। हाँ मां, सबके सबके, उक्रेनी ने जोश के साथ कहा। हम किसी जाति या कौम का भेद नहीं मानते।
सिर्फ साथी हैं या सिर्फ दुश्मन? सारे मेहनत कश हमारे साथी हैं। सब अमीर लोग, सब सरकारें हमारी दुश्मन हैं। जब हम इस दुनिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारे जैसे मजदूर कितने अधिक हैं और वे कितने ताकतवर हैं, तो हमारी खुशी और हमारे दिलों में जोश की कोई हद नहीं रहती। माँ, जब कोई फ्रांसीसी या जर्मन चीज़ों को इसी तरह देखता है तो वह भी यही अनुभव करता है। और यही हाल इटली वालों का है। हम सभी एक ही माँ के बच्चे हैं। सारी दुनिया के मजदूरों के भाईचारे के अजय विचार के बच्चे हैं। यह विचार हमारे दिलों को गरमाता है। यह विचार एक न्यायपूर्ण आकाश पर चमकते हुए सूर्य के समान है। और वह आकाश मजदूर का हृदय है। वह कोई भी हो, अपने आप को वह कुछ भी कहता हो, हर समाजवादी आत्मा के रिश्ते से हमेशा हमारा भाई है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उनका यह बच्चों सा पर दृढ़ विश्वास अधिकाधिक स्पष्ट रूप से, अधिकाधिक उदात्त रूप से प्रकट होता गया और बढ़ते बढ़ते एक प्रबल शक्ति बन गया। और जब माँ ने यह देखा तो उसकी अंतरात्मा ने अनुभव किया कि संसार ने सचमुच सूर्य जैसी किसी महान और उज्जवल वस्तु को जन्म दिया है, जिसे वह स्वयं अपनी आंखों से देख सकती है। वे बहुधा गाने गाते, ऊंचे उल्लास भरे स्वर में वे सीधे साधे गीत गाते, जिनसे सभी लोग परिचित थे। पर कभी कभी वे नए गीत भी गाते, गंभीर गीत, जिनका संगीत बहुत प्यारा और धुनें अनोखी होती थीं। इन गीतों को वे धीमे स्वरों में गाते थे, जैसे गिरजाघरों का संगीत होता है। गाने वालों के चेहरे लाल या पीले हो जाते और उनके गुजते हुए शब्दों में बड़ी सबलता व्यक्त होती थी। माँ को एक नए गीत ने विशेष रूप से आंदोलित किया। उसमें शंका और अनिश्चय की भूल भुलैया में अकेली भटकती हुई किसी पीड़ित आत्मा के व्यथा भरे उद्गार व्यक्त नहीं किए गए थे। न उसमें अभाव के मारे और भय के कुचले हुए नीरस और व्यक्तित्वहीन प्राणियों का करुण क्रंदन ही था। न उसमें अनंत गगन में भटकती हुई किसी अंध शक्ति की उदास आहें सुनाई देती थीं। और भले और बुरे दोनों ही पर समान रूप से प्रहार करने को तत्पर विवेकहीन दुस्साहस की चुनौतियों की ललकार थी। गीत में अन्याय के ऐसे आभास या प्रतिरोध की ऐसी इच्छा का भी वर्णन नहीं किया गया था जो मनुष्य को अंधा बना दे, जिसमें नष्ट करने की क्षमता तो हो पर सृजन की नहीं। इस गीत में पुराने दास्ता के बंधनों में जकड़े हुए संसार की कोई बात नहीं थी। माँ को इसकी गंभीर धुन और कठोर शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर इन शब्दों और इस धुन के पीछे कोई इससे भी बड़ी चीज थी जो शब्दों और धुन पर छा जाती थी और एक ऐसी चीज की भावना उत्पन्न करती थी जो इतनी विशाल थी कि कल्पना की परिधि में उसे नहीं समेटा जा सकता था। उसने इस चीज को नौजवानों की आंखों में और उनके चेहरों में देखा। उसे आभास हुआ कि वह चीज उनके अंदर काम करती है। वह एक ऐसी शक्ति के वश में होकर जो शब्दों और संगीत की सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल जाती थी। इस गीत को किसी दूसरे गीत की अपेक्षा अधिक ध्यान से, अधिक विकलता के साथ सुनती थी। वे इस गीत को और गीतों की अपेक्षा अधिक मंद स्वर में गाते थे, पर उसकी गूंज अधिक प्रबल होती थी और लोगों पर उसका नशा बसंती बयार की मादकता की तरह छा जाता था। समय आ गया है कि अब हम इस गीत को सड़कों पर गाया करें, वे सोच को बहुत गंभीर मुद्रा धारण करके कहा करता था। जब उसके पिता को एक बार फिर चोरी करने के अपराध में जेल भेज दिया गया तो वेसोच्को ने अपने साथियों से कहा, अब हमारी ये बैठकें मेरे घर हो सकती हैं। प्रायः रोज शाम को पावेल का कोई न कोई साथी काम के बाद उसके साथ घर आता था और वे बैठकर कुछ पढ़ते लिखते थे। वे इतनी जल्दी में होते थे और अपने
काम में इतने खोए रहते थे कि हाथ मुंह भी नहीं धोते थे। किताबें हाथ में लिए लिए ही वे खाना खाते और चाय पीते। माँ के लिए उनकी बातें समझना दिन प्रतिदिन अधिक कठिन होता गया। हमें एक अखबार निकालना चाहिए, पावेल बहुधा कहा करता था। जीवन की धारा अधिक वेगमय और प्रबल हो गई और लोग ज्यादा जल्दी जल्दी एक पुस्तक को समाप्त करके दूसरी पुस्तक पढ़ने लगे। जैसे मधुमक्खियां एक फूल का रस चूसकर दूसरे फूल पर जा बैठती हैं। अब हम लोगों की चर्चा होने लगी है। वेसोच्को ने कहा, जल्द ही वे हमें गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? उक्रेनी ने अपना मत प्रकट किया। मां को दिन प्रतिदिन वह ज्यादा अच्छा लगने लगा था। जब वह उसे अम्मा कहता तो उसे ऐसे लगता जैसे किसी नन्हे से बच्चे ने अपना कोमल हाथ उसके गाल पर फेर दिया हो। यदि किसी दिन इतवार को पावेल व्यस्त होता तो उक्रेनी लड़का चीड़ देता। एक दिन वह कंधे पर एक तख्ता लादे हुए आया और कुल्हाड़ी लेकर उसने जल्दी जल्दी और बड़ी दक्षता के साथ बरामदे के लिए पुराने जीने के स्थान पर, जो बिल्कुल सड़ गया था, एक नया जीना बना दिया। एक बार उसने इसी प्रकार बिना किसी को जताए चहार दीवारी का जंगला ठीक कर दिया, जो बिल्कुल झुक गया था। काम करते समय वह हमेशा किसी सुंदर दर्दीली धुन पर सीटी बजाता रहता था। उक्रेनी को हम अपने घर में ही क्यों न रख लें? एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, हर वक्त भाग भाग कर एक दूसरे के घर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों अपनी तकलीफ बढ़ाती हो? पावेल ने कंधे झटक कर उत्तर दिया। यह क्या कहते हो? माँ बोली, सारी उम्र मैंने बेकार की तकलीफ उठाई है, अब अगर उसके जैसे भले आदमी के लिए कुछ तकलीफ भी हो तो क्या है? जैसा चाहो करो, बेटे ने कहा। उसके आ जाने से मुझे तो खुशी ही होगी। और इस प्रकार उक्रेनी उनके साथ रहने लगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। बस्ती के सिरे पर स्थित उस छोटे से घर की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। दर्जनों चोर निगाहें उसकी दीवारों को बेधकर अंदर देखने का प्रयत्न करने लगीं। अफवाहों के दूषित पंख तेजी से उस घर पर फड़फड़ाने लगे। लोग कोशिश करने लगे कि पुश्ते के सिर पर स्थित उस घर में जिस रहस्यमय वस्तु के छिपे होने का उन्हें आभास था, उसे किसी प्रकार आतंकित करके बाहर निकाल लाएं। रात को वे खिड़की के अंदर झांकते और कभी कभी तो शीशे पर खटखटाते भी, पर डरकर भाग जाते। एक दिन पेलागेया निलोना को भटियार खाने के मालिक बेगुनत्सो ने रास्ते में रोका। वह देखने में बहुत नेक बूढ़ा आदमी था, जो हमेशा मोटे मखमल की बैगनी वास्कट पहनता था और उसकी पिलपिली लाल गर्दन पर काला रेशमी रुमाल बंधा रहता था। उसकी चमकदार नुकीली नाक पर कछुए की खपरी से बनी कमानियों वाली ऐनक चढ़ी रहती थी और इसी कारण लोगों ने उसका नाम हड्डी की आंखें रख दिया था। दम लेने के लिए रुके बिना या उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने माँ पर ओलों की तरह शब्दों की बौछार शुरू कर दी। पेला गया निलोना, कहो कैसी हो? और तुम्हारा बेटा? कुछ ब्याह वाह करने का इरादा नहीं है क्या उसका? मेरे ख्याल में तो अब उसकी उम्र हो गई है। बेटों का ब्याह जितनी जल्दी हो जाए माँ बाप के लिए उतना ही अच्छा होता है। आदमी अपना घर बसा ले तो उसके तन मन दोनों के लिए ठीक वैसा ही अच्छा रहता है, जैसे सिरके में खूंभी खराब नहीं होने पाती। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो अब तक उसका ब्याह कर दिया होता। जमाना ही ऐसा आ गया है कि इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कैसे रहता है। लोग मनमाने ढंग से रहने लगे हैं, उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हैं और वैसे ही काम करने लगे हैं।
नौजवानों ने गिरजाघरों में भी जाना छोड़ दिया है और जहां बहुत से लोग जमा हों उन जगहों से कतराने लगे हैं। अंधेरे कोनों में छुप छुप कर वे अपने रहस्यों के बारे में कानाफूसी करते हैं। मैं पूछता हूँ, यह खुसुर फुसुर क्यों? लोगों से कतराना क्यों? ऐसी कौन सी बात है जैसे भटियार खाने में कहने से वे डरते हैं? कोई भेद की बात है तो भेद की बात करने की तो बस एक ही जगह है और वह है हमारा पवित्र गिरजाघर। यह कोनों में छिप छिप कर खुसुर फुसुर करने की आदत दिमाग का खलल है। अच्छा, पेला गया नीलोवना, खुश रहो। उसने अपनी टोपी उतार कर हिलाई और चल दिया। मां आश्चर्यचकित खड़ी रह गई। एक बार और ऐसा ही हुआ। ब्लासो परिवार की पड़ोसिन मारिया कोरसुनोवा, जो एक लोहार की विधवा थी और फैक्ट्री के फाटक पर खाने की चीजें बेचकर अपना पेट पालती थी, बाजार में पेला गया नीलोवना को मिल गई। बोली, पेला गया, अपने बेटे पर नजर रखो। क्या मतलब है तुम्हारा? मां ने पूछा। तरह तरह की बातें सुन रही हूं, मारिया ने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। बुरी बुरी बातें, समझी मां? लोग कहते हैं कि वह एक गुप्त संप्रदाय बना रहा है, लेजेलांटो की तरह। लेजेलांटो की तरह ही वे एक दूसरे की खाल खींच लेंगे। यह सब बकवास है मारिया। आग के बिना धुआं नहीं होता, खूमचे वाली ने कहा। मां ने इन सब बातों की सूचना अपने बेटे को दी, पर उसने केवल अपने कंधे झटक दिए और उक्रेनी हमेशा की तरह अपनी कोमल आवाज में खिलखिलाकर हंस दिया। लड़कियां भी बहुत बुरा माने हुए हैं, मां ने कहा। तुम लोग बहुत भले लड़के हो। कोई भी लड़की तुमसे ब्याह करके अपने आप को भाग्यवान समझेगी, मेहनती हो और शराबी भी नहीं हो। मगर तुम लड़कियों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं कि शहर की बुरी लड़कियां तुमसे मिलने आती हैं। हटाओ अभी, पावेल ने झुंझलाहट के साथ मुंह बनाकर कहा। दलदल की हर चीज से सड़ांध आती है। उक्रेनी ने आह भर कर कहा, अरे माँ, तुम इन नादान छोकरियों को समझा दो कि ब्याह करके घर बसाने का मतलब क्या होता है। तब वे अपना सर ओखली में देने को इतनी बेताब न होंगी। कैसी बातें कहते हो? माँ ने कहा। वे सब कुछ अच्छी तरह जानती हैं, सब समझती हैं, मगर वे कर ही क्या सकती हैं? अगर वे समझती होती तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती। पावेल ने अपना विचार प्रकट किया। माँ ने अपने बेटे के गंभीर चेहरे को देखा। तुम इनको पढ़ाते क्यों नहीं? उनमें जो समझदार हैं उन्हें यहां बुला लिया करो। यह बेतुकी बात होगी, बेटे ने रुखाई से जवाब दिया। पर अगर आजमा कर देखा जाए तो? उकरनी ने पूछा। पावेल ने कुछ देर चुप रहकर उत्तर दिया। जोड़ों के सर सपाटे शुरू हो जाएंगे, कुछ का ब्याह हो जाएगा और बस किस्सा खत्म। उसकी मां सोच में पड़ गई। उसे पावेल की साधु संतों जैसी निरसता के कारण चिंता होने लगी। वह देखती थी कि सभी लोग उक्रेनी की भांति उससे बड़ी उम्र के उसके साथी भी उससे सलाह लेते थे, पर उसे ऐसा लगता था कि वे उसके बेटे से डरते थे और उसकी निरसता के कारण कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। एक दिन रात को जब वह सोने के लिए लेट चुकी थी और उसका बेटा तथा उक्रेनी पढ़ रहे थे, उसे पतली सी ओट के उस पार से उनकी दबी दबी आवाज सुनाई दी। मुझे वह नताशा अच्छी लगती है, सहसा उक्रेनी ने कहा। मैं जानता हूं, पावेल ने कुछ देर रुक कर कहा। मां को उक्रेनी के धीरे से उठकर नंगे पैर कमरे में टहलने की आहट सुनाई दी। वह बहुत धीमे स्वर में किसी उदास धुन पर सीटी बजाने लगा। फिर एकाएक रुक कर दबी आवाज में बोला, मालूम नहीं उसने कभी इस बात पर ध्यान दिया भी है कि नहीं। पावेल ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? उक्रेनी ने लगभग उसके कान में कहा। उसने जरूर ध्यान दिया है, पावेल ने उत्तर दिया। इसीलिए तो उसने यहाँ आना छोड़ दिया। उक्रेनी अपने बोझिल कदमों को घसीटता हुआ कमरे में टहलने लगा और एक बार फिर उसकी सीटी का मंद स्वर कमरे में कंपित हो उठा। अगर मैं उसे साफ साफ कह दूं
तो क्या कुछ हर्ज है? उक्रेनी ने पूछा। क्या कह दो? यही कि मैं। उक्रेनी ने स्वर धीमा कर लिया। आखिर क्यों? पावेल ने उसे बीच में ही टोक दिया। माँ ने आहट से अंदाजा लगाया कि उक्रेनी ने टहलना बंद कर दिया है और उसे ऐसा लगा कि जैसे वह खड़ा मुस्कुरा रहा है। मेरा ख्याल है कि किसी को अगर किसी लड़की से प्यार हो जाए तो उसे कह देना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। पावेल ने जोर से अपनी किताब बंद की। आखिर तुम क्या नतीजा चाहते हो? उसने पूछा। दोनों बड़ी देर तक चुप रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है? उक्रेनी ने पूछा। अंद्रेई, तुम्हें इस बात का सही सही अंदाजा होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। पावेल ने धीमे धीमे कहा। मान लो वो अभी तुमसे प्यार करती है, मुझे इसमें शक है, मगर फिर भी मान लो, और तुम दोनों की शादी हो जाती है, क्या खूब जोड़ी रहेगी। वह पढ़ी लिखी और तुम नीरे मजदूर, फिर बच्चे होंगे और उनका पेट पालने के लिए तुम्हें दिन रात खून पसीना एक करना पड़ेगा। रोटी के टुकड़ों, बच्चों और मकान के किराए की फिक्र में जिंदगी एक जंजाल बन जाएगी। तुम हमारे ध्येय के लिए किसी काम के नहीं रह जाओगे। तुम दोनों। थोड़ी देर तक खामोशी रही। इसके बाद पावेल ने फिर बोलना शुरू किया, पर उसके स्वर में अब उतनी शक्ति नहीं थी। अंद्रेई, अच्छा यही है कि सब कुछ भूल जाओ, उसके लिए कठिनाइयां पैदा ना करो। खामोशी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। समय बीत रहा था। मेरा आधा दिल प्यार करता है और आधा दिल नफरत। यह भी कोई दिल है? पन्ने उलटने की आवाज सुनाई दी। पावेल ने शायद फिर अपनी किताब पढ़नी शुरू कर दी थी। उसकी माँ आंखें बंद किए लेटी थी। वह सांस लेने तक से डर रही थी। वह उक्रेनी के लिए दुखी थी। उसका हृदय रो रहा था, पर अपने बेटे के लिए वह और भी दुखी थी। हाय बेचारा मेरा बच्चा, माँ ने सोचा। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे चुप ही रहना चाहिए? सहसा उक्रेनी ने आवेश में आकर कहा। यह ज्यादा ईमानदारी होगी। पावेल ने शांत भाव से उत्तर दिया। चलो ऐसा ही सही, उक्रेनी बोला। कुछ क्षण बाद उसने उदास होकर बहुत धीरे से कहा, पावेल, जब तुम पर ऐसी बनेगी तब जानोगे। अभी जान रहा हूं। हवा घर की दीवार से टकरा रही थी। घड़ी की टिक टिक समय बीतने की सूचना दे रही थी। कोई मजाक नहीं है यह, उक्रेनी ने धीरे धीरे से कहा। माँ तकिए में मुंह छुपाकर चुपके चुपके रोने लगी। सुबह उसे ऐसा लगा कि आंद्रेई और भी छोटा हो गया है और पहले से भी ज्यादा प्यारा लगने लगा है। उसका दुबला पतला और ताड़ जैसा सीधा बेटा हमेशा की तरह खामोश था। अब से पहले माँ ने कभी उक्रेनी को आंद्रेई ओनिमिसोविच के अलावा और कुछ कहकर संबोधित नहीं किया था, पर आज अनजाने उसने कहा, आंद्रेई, अपने जूते मरम्मत करा लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब की तनख्वाह मिलने पर मैं नया जोड़ा ले लूंगा। उसने हंसकर उत्तर दिया। फिर उसने अपनी लंबी बांह माँ के कंधे पर रखकर कहा, शायद तुम ही मेरी असली माँ हो, लेकिन तुम इस बात को मानना नहीं चाहती क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूँ, है ना यही बात? माँ ने कोई उत्तर दिए बिना उसका हाथ थपथपाया। वह बहुत सी स्नेह भरी बातें करना चाहती थी, पर उसका दिल भर आया और शब्द उसके होठों से निकल ही नहीं पाए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, इस बेहतरीन उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।